हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि उनका अगला एग्जाम होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। इसमें आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। और जो आप लोगों का पिछला एग्जाम हो चुका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें भी मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हुए थे उसमें लगभग आप लोगों के 70% क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसी प्रकार से मैंने इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रखे हैं आप लोगों के, जिनके आने की ज़्यादा संभावना रहती है। उन्हीं को मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर रखिए, देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो की फर्स्ट क्लास है और आप लोगों के लिए और भी वीडियो मैं इसके लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए और प्रोवाइड कराऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि कम्युनिकेशन संचार कम्युनिकेशन का अर्थ, परिभाषा तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। तो इसके अर्थ में मैंने लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य होना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक परिभाषा और मैंने लिखी हुई है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संदेशवाहक और संदेश प्राप्तकर्ता किसी विशेष संदेश अथवा संचार के लिए एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें बात की गई है कि प्रेषक मतलब सूचना देने वाला, यहाँ पर बताया गया है कि सूचना देने वाला जो होता है वो प्रेषक मतलब सेंडर कहलाता है, तथा सूचना प्राप्त करने वाला जो प्रापक होता है उसे रिसीवर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की कम्युनिकेशन का अर्थ और उसकी परिभाषा मैंने बताई हुई थी। अब यहाँ पर लीगन्स के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, ये इंपॉर्टेंट लगी थी तो मैंने इसको भी इसमें रख दिया है। तो लीगन्स के अनुसार क्या परिभाषा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, अनुभवों या प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है कि जिसमें दोनों व्यक्तियों के बीच संदेश के बारे में आपसी समझ, उद्देश्य तथा संदेश की उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये लीगन के अनुसार परिभाषा थी। इसे मैं एक बार और पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों, अनुभवों तथा प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिसमें दोनों व्यक्तियों के बीच संदेश के बारे में आपसी समझ, उद्देश्य तथा संदेश की उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी परिभाषा। इसके बाद बात करते हैं संचार के प्रकारों की, मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इस संचार को 4 प्रकारों से बांटा गया है। नंबर 1 पर है संबंधों के आधार पर, नंबर 1 पर दिया गया है संबंधों के आधार पर। नंबर 2 पर माध्यम के प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 पर सदस्य संख्या के आधार पर। नंबर 4 पर लक्षणों के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। अब नंबर 1 पर आते हैं संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पर इसको बांटा गया है 2 रूपों में, औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। इसके भी रूप थे पर वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब माध्यम के प्रयोग के आधार पर आते हैं कि पहला आता है आपका शाब्दिक संचार और शाब्दिक संचार। तो शाब्दिक संचार में आता है मौखिक संचार तथा लिखित संचार, 2 प्रकार के संचार आते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आती है आपकी सदस्य संख्या के आधार पर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार, ये 4 प्रकार के संचार आते हैं सदस्य संख्या के आधार पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर, मतलब लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर जो होते हैं आंतरिक संचार तथा बाह्य संचार, 2 प्रकार के संचार इसमें आते हैं। अब इसके बाद नीचे बात करते हैं जो मध्यम के प्रयोग के आधार पर मैंने संचार बताए हुए थे शाब्दिक संचार, इसमें 2 प्रकार और आते हैं मौखिक अथवा लिखित संचार। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों के अंतर तथा इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पहला यहाँ पर रखा हुआ है मौखिक संचार। मौखिक संचार के बारे में देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मौखिक संचार सूचना एवं विचारों के हस्तांतरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, जैसे इंटरव्यू, फ़ोन पर बात करना और भाषण आदि को देना। तो ये किस में आता है, मौखिक संचार में आता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मौखिक संचार में व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मुख से बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लिखित संचार की। लिखित संचार क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि लिखित संचार सूचना एवं विचारों के आदान प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखित प्रतीकों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। जैसे कि अब कैसे पहुंचाता है, तो ये पत्र के द्वारा, चित्रों के द्वारा या ईमेल आदि के द्वारा जैसा कि
पहुंचाया जाता है। तो इसमें क्या होता है लिखित संचार में, कि लिखित संचार में व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक लिखित रूप में या किसी प्रतीक के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, तो इसे लिखित संचार कहते हैं। अब लिखित संचार और मौखिक संचार में परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इनके प्रकार और इनके उदाहरण तथा इनमें अंतर भी दोनों में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं और व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं तथा अच्छे व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें बात करते हैं पहले कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य उस व्यक्ति के उस प्रभाव से होता है, मतलब व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के उस प्रभाव से होता है जो व्यक्ति अपने द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर भौतिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से डालता है। इसमें क्या है, एक बार और देख लीजिए कि व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के उस प्रभाव से होता है जो व्यक्ति अपने द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर भौतिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से डालता है। तो ये क्या होता है, व्यक्तित्व कहलाता है इसका। इसके बाद बात करेंगे बाटसन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। बाटसन के अनुसार व्यक्तित्व की जो परिभाषा है वो क्या है, तो व्यक्तित्व समग्र क्रियाओं का वह योग है जिसे व्यवहार के दीर्घकालीन प्रत्यक्ष दर्शन एवं अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व समग्र क्रियाओं का वह योग है जिसे व्यवहार के दीर्घकालीन प्रत्यक्ष दर्शन एवं अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ये बाटसन ने इसकी परिभाषा दी हुई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। ये भी विशेषताएं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं लॉन्ग आंसर में। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई, विशेषताएं दी गई हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि व्यक्तित्व अपने यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है कि व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन हेतु अग्रसर होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के समायोजन हेतु अग्रसर रहता है। नंबर 2 पर बताया गया है, यहाँ पर नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में बताया गया कि व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण स्वचेतना है, क्योंकि व्यक्ति सचेतन होता है। अब व्यक्ति सचेतन कैसे होता है, मतलब सचेतन मतलब अपनी बुद्धि से सोच सकता है, जैसा कि कुत्ता, बिल्ली आदि ये जो होते हैं ये सचेतन की श्रेणी में नहीं आते हैं। व्यक्ति का जो लक्षण होता है यही व्यक्तित्व की परिभाषा होती है कि व्यक्तित्व का जो मुख्य लक्षण होता है वह सचेतन होता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आता है कि व्यक्तित्व विभिन्न लक्षणों या गुणों का संकलन मात्र नहीं है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक तंत्रों का संगठन है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विभिन्न लक्षणों या गुणों का संकलन मात्र नहीं है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक तंत्र भी शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 में। तो व्यक्तित्व सामाजिक नज़रिए से तय होता है, सामाजिक अनुभवों से ही व्यक्ति का विकास होता है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या विशेषता बताई गई है कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं रह सकता है, यह गतिशील होता है और अविरत बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। नंबर 6 में बात करेंगे कि व्यक्तित्व गंभीर तनाव, लंबी बीमारी व तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने की दशा में असंगठित हो जाता है। इसमें बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण और उनकी आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये क्या होता है, अंतःक्रिया का परिणाम जो होता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। नंबर 8 पर बात करेंगे कि व्यक्तित्व हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने हेतु बेचैन रहता है। तो ये थी 8 पॉइंट मैंने इसमें बताए हुए हैं। किसमें बताए हुए, व्यक्तित्व की परिभाषा में, मतलब पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं थी उनके बारे में बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ गुड पर्सनैलिटी। नंबर 1 पर बात करेंगे कि व्यक्तित्व बनावट का रूप, व्यक्तित्व बनावट एवं रूप। इसमें बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी ऊंचाई, वजन, आवाज़, पहनावा व स्वास्थ्य की दशा में होता है। जैसे कि एक लंबा व्यक्ति शारीरिक गठन और भाषण की निपुणता से अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये क्या होती है अच्छे व्यक्तित्व की पहचान, मतलब व्यक्तिगत बनावट तथा उसका रूप अगर अच्छा है तो वो क्या होता है, अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नंबर 2 पर बात करेंगे बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होती है, मतलब इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता होती है कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समस्याओं के समाधान तथा बदली परिस्थितियों के अनुसार समायोजन बैठाने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धिमत्ता कहलाती है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में क्या आता है, संवेगात्मक, मतलब इमोशनली क्या होता है कि संवेगात्मकता भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, संवेगात्मक मतलब इमोशनलिटी के जो लक्षण होते हैं 4 वो कौन कौन से होते हैं प्रकार। नंबर 1 होता है प्रफुल्लित प्रकार के,
मतलब इसमें कौन कौन से प्रकार के आते हैं, मतलब नंबर 1 पर आते हैं प्रफुल्लित प्रकार के। जो व्यक्ति मतलब हमेशा हंसी खुशी तथा हंस खुश मिजाज के होते हैं तो उनको कहते हैं प्रफुल्लित प्रकार के। नंबर 2 पर आते हैं अवसादग्रस्त। ये लचीले स्वभाव के तथा विपरीत प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे चिड़चिड़े प्रकार के। तो ये होते हैं चिड़चिड़े प्रकार में, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाले तथा दुनिया से नाराज व्यक्ति होते हैं। नंबर 4 पर बात करेंगे कि अस्थिर प्रकार के। तो इस प्रकार के लोगों की मनोदशा जल्दी जल्दी बदलती रहती है, तो ये अस्थिर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो ये 4 प्रकार से होते हैं, मतलब संवेगात्मक रूप से होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आती है सामाजिकता तथा मिलनसार व्यक्ति। सामाजिकता तथा मिलनसारता। तो व्यक्ति जब लोगों के साथ मिलकर खुश रहता है तथा मित्रवत संबंध बनाता है तो वह उनकी मिलनसार प्रकृति कहलाती है। तो ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व के गुण होते हैं। नंबर 5 बात करेंगे नैतिक गुण। नैतिक गुण किस प्रकार से होने चाहिए कि नैतिक गुण वाले व्यक्ति व समाज अपने उद्देश्यों व निर्धारित लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब 5 तत्व होने चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को इतना सारा बता दिया है। और अगर आप लोग को दूसरी क्लास के लिए आप लोग चाहते हैं कि दूसरी क्लास आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और जल्दी से जल्दी आए, तो आप लोगों को कम से कम 50 से ज़्यादा कमेंट करने होंगे। 50 से ज़्यादा कमेंट आप लोग जल्दी से जल्दी करके बता दीजिए कि क्लास आप लोगों के लिए आनी है या नहीं आनी है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली क्लास के लिए भी आप लोग कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।